All right, so in the last session, we were talking about average and mean values. तो as I told you कि हम लोग average या mean values we take only for half a cycle. half a cycle क्यों? क्योंकि EMF हो या current हो, these are sine waves, sine and cosine waves. तो अगर मैं फुल साइकिल पे एवरेज करता हूँ तो एवरेज विल टर्न आउट टू बी जीरो, इसलिए हम एवरेज या मीन वैल्यूज लेते हैं फॉर हाफ अ साइकिल. तो यहाँ पे जो ईएमएफ है दिस इज साइनोसॉइडल इन नेचर. ओके, गुड. तो हमारा सिर्फ लिखना बाकी था, बट बिफोर वी राइट इट डाउन आई वुड वांट टू रिवाइज दिस थिंग. तो मैंने बताया था कि आपको एवरेज लेने के लिए व्हाट वी डू इज, हमको पता है यहाँ पे दिस इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग ईएमएफ. इसका मतलब ये जीरो से पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर जीरो आएगा. मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव ईएमएफ है और देन नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव ईएमएफ है. गुड, राइट. तो इसलिए अगर मैं टोटल वन कंप्लीट साइकिल पे एवरेज करता हूं तो जीरो मिलेगा, बिकॉज फर्स्ट हाफ इज पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ इज नेगेटिव. इसलिए एवरेज या मीन वैल्यू वी डिफाइन ओनली फॉर हाफ साइकिल. तो हम एवरेज वैल्यू डिफाइन करने के लिए वी डिनोट इट बाय दिस नोटेशन, राइट. दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ. तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ मतलब ई जीरो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू, बिकॉज ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन थीटा, हमने लास्ट सेशन में देखा था. गुड. तो ई जीरो ये है पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होता है, मतलब हमको साइन थीटा का एवरेज देखना है. एंड इन द लास्ट सेशन आई एक्सप्लेन यू कि एवरेज वैल्यूज कैसे निकल जाती है. साइन थीटा का एवरेज बिटवीन जीरो टू पाई साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन जीरो टू पाई डी थीटा. तो ये आपको मिलेगा ई जीरो. साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, तो यू विल राइट कॉस थीटा बिटवीन जीरो टू पाई अपॉन विद नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, अपॉन थीटा बिटवीन जीरो टू पाई. तो ये आपका आ जाएगा ई जीरो. ओके, और नेगेटिव साइन में एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो कॉस थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई अपॉन दिस इज जस्ट पाई. ओके, तो ये आपको मिलेगा ए जीरो कॉस जीरो माइनस कॉस पाई. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन पाई. Cos 0 is 1 and cos pi is minus 1, तो 1 minus of minus is plus, तो ये आ जाएगा 2 by pi a0, and this value turns out to be 0.637. So this is average value of EMF. Similarly, you can prove that average value of current is also I0 into 0.637, right? तो ये हमने कल यहाँ तक किया था. So average values, you are just supposed to take average in half cycle. So next question is, can't I take average from pi to 2 pi, pi to 2 pi? Yes, yes, you can do it. Answer same आएगा. It is exactly the same. Okay, good. So let us note it down. So we're talking about average and mean values. So why do we want to do this is, first, by the way, average and RMS values is the better suited title. So RMS and average values. Okay, so alternating voltage and current go through all the values between zero and peak in one cycle, हमको पता है. So alternating voltages and current go through all values between 0 and the peak value, and the peak value in one cycle, right?
तो we define average and RMS value to compare. ओके, तो हमको कंपेयर करने के लिए डिफाइन करना पड़ेगा. सो वी डिफाइन मीन या फिर एवरेज, मीन एंड आरएमएस वैल्यूज. मीन और एवरेज का एक ही मतलब होता है बाय द वे. सो मीन एंड आरएमएस वैल्यूज फॉर कंपेयरिंग two voltages or current waveforms, two voltages and current waveforms. Right, so let us start with first, that is average or mean value of AC. Average or mean value of alternating current. When I say alternating current, it is alternating current and also alternating voltage. तो generally AC voltage बोलते हैं उसको. तो you don't have to confuse between, जब मैंने alternating AC लिखा मतलब मैं current की बात करूँ, ऐसा नहीं है. We also speak about voltages, right? So as I told you, this is the average of all the values of voltage or current in one half cycle. So this is the average of all values of the voltage or current over one half cycle, right? And you can see from figure, average over a half cycle, I mean complete cycle is 0. So as seen from the figure, average over one full cycle is 0, and hence average is defined over half cycle. Average is defined over half cycle. Therefore, average voltage or EMF, average EMF or voltage, average voltage is given by this is the notation for average, and as I told you, E0 is constant, तो हम लोग constant के average को constant ही लिखते हैं. So by definition, average of sine theta was integration from 0 to pi, because we are integrating averaging over half cycle, sine theta d theta upon integration d theta 0 to pi. So average over E is E0 sine theta का integration minus cos theta from 0 to pi upon theta between 0 to pi. So this is equal to E0 cos theta from 0 to pi, because negative sign I have absorbed, theta between 0 to pi. तो ये आ जाएगा E0 cos 0 upper limit minus cos pi lower limit upon pi upper limit minus 0 lower limit. तो ये हो जाएगा आपका
E0 1 minus of minus 1 upon pi. So you will have average value of E as E0 2 by pi, which happens to be 0.637 E0. Right. So we already have this values as average values. Okay. Then therefore we can say E average or E is equal to 0.637 E0, and similarly, by the way, I don't prefer writing 0.67 क्योंकि 2 by pi is far better, because जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 2 by pi तो वो pi बहुत बार कैंसिल हो जाता है, इसलिए आई डोंट प्रिफर राइटिंग दिस वे. बट एनीवेज फ्रैक्शंस अगर आ गए तो कैलकुलेशंस बिकम डिफिकल्ट. Similarly, you can say average value of current, that is I, will be equal to 0.637 times of peak value of current. Good. Then अब हमको डिफाइन करना है रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यूज. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग है और इसको समझना भी जरूरी है. तो प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझोगे तो सॉल्यूशन समझेगा. प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको याद होगा हमने एक चैप्टर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, उसको हमने पैरेलल में और सीरीज में, एक बार पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया था टू बाईपास द एक्स्ट्रा करंट, और वो पैरेलल रेजिस्टेंस वाज स्मॉल, दैट बिकम्स एमीटर, राइट, है ना. फिर हम सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस, देन इट बिकम्स वोल्टमीटर, वो जो भी होगा बिकम्स एमीटर, वोल्टमीटर, आई डोंट केयर. क्वेश्चन यहाँ पे ये है, वो जो वोल्टमीटर था या एमीटर था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, वो वोल्टमीटर एमीटर गिव्स यू एवरेज वैल्यूज. जब मैं उसको यूज करके रीडिंग लूंगा तो आई गेट एवरेज वैल्यू या फिर कांस्टेंट वैल्यू. इन शॉर्ट टू से एवरेज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. ओके, यहाँ पे इस चैप्टर का नाम ही है एसी सर्किट्स, मतलब यहाँ पे करंट और वोल्टेज जो है वो अल्टरनेटिंग है. वो जीरो से मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर मिनिमम जाएगा, फिर जीरो होगा. इसका मतलब एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर एक टाइम पे वैल्यू चेंज हो रही है. लेकिन वो वोल्ट मीटर और करंट मीटर हमको एसी रीडिंग्स के लिए काम में नहीं आता. क्यों? क्योंकि वो एवरेज रीडिंग देता है आपको, करेक्ट. तो अभी तो प्रॉब्लम हो गया, फिर मुझे अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट मेजर करना है तो फिर मैं क्या करूं? यू कैन नॉट मेजर बिकॉज दैट डिवाइस गिव्स यू एवरेज वैल्यू. तो हमको ऐसा कोई फिजिकल पैरामीटर देखना है which can give us some rough idea about this, right? तो हम क्या करते हैं, हमको एक चीज पता है कि जब भी एक कंडक्टर से करंट पास होगा, ओके, तो वहां पर रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस हीट जनरेट करेगा. फिर वो चाहे डीसी सप्लाई लगाया है आपने या फिर चाहे आपने एसी सप्लाई लगाया है, राइट. इफ देयर इज करंट एंड रेजिस्टेंस देयर इज हीट. गुड. अब हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. व्हाई? व्हाई इट इज पॉजिटिव? हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज आई स्क्वायर आर लॉस? सुना है क्या आई स्क्वायर आर लॉस? नहीं सुना है. ओके, तो ऐसा है कि whenever you have current flowing through a conductor, there are collisions. Collision lead to friction, friction leads to heat.
okay, and heat is nothing but it is the same as that of energy. तो वो जो हीट का इक्वेशन बनता है वो हम लिखेंगे आगे, दैट टर्म उसमें आता है आई स्क्वायर। अभी डायरेक्ट करंट है और आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्या डिफरेंस है इसमें? डायरेक्ट करंट इज यूनिडायरेक्शनल, ऑल्टरनेटिंग करंट इज बायडायरेक्शनल, मतलब पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, लेकिन उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है ना, राइट? गुड। तो वापस बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, पहले वो समझो फिर हम आरएमएस वैल्यू के पास जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, मूविंग कॉइल एमीटर और गैल्वेनोमीटर, सॉरी, और वोल्टमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो बी इट मूविंग कॉइल एमीटर और वोल्टमीटर, इट ऑलवेज गिव्स यू एवरेज वैल्यूज। तो मैंने अगर वोल्टमीटर यूज किया और 10 वोल्ट बता रहा है तो वो एवरेज वैल्यू है। इट डज नॉट गिव यू वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग में क्या हो रहा है, अभी देखा आपने क्या हो रहा है, वैल्यूज आर चेंजिंग, करेक्ट? तो मैंने एक वोल्ट मीटर लिया और मैंने वोल्ट मीटर का रीडिंग देखा, वो मुझे बता रहा है 10 वोल्ट। इज इट चेंजिंग? नो, राइट? चेंज होना चाहिए ना। मैं वापस बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लो चीजों को। आपने, सिंपल लैंग्वेज, फॉरगेट अबाउट दिस फिजिक्स लैंग्वेज। हम गए, हम एक सेल लेके आए, हाँ, सेल पे लिखा है कि 10 वोल्ट का सेल है। अभी 10 वोल्ट के सेल को मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, तो 10 वोल्ट ही दिखाएगा, अनलेस इट इज डेड 10 दिखाएगा। गुड, क्लियर, राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि डीसी में क्या होता है, वैल्यू फिक्स होती है। समझे यहाँ तक? गुड। नाउ एसी में वैल्यू फिक्स होती है क्या? नहीं। क्या हो रहा है वैल्यूज का? जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। वेरी गुड। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज है, जो चेंजिंग वैल्यूज है विद टाइम, इसको हम लोग मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करें? क्लियर? नहीं कर सकते हम लोग वोल्ट मीटर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वोल्ट मीटर और एमीटर आपको हमेशा एवरेज वैल्यू देता है, एवरेज वैल्यू सिंगल वैल्यू होती है। यहां तक क्लियर? गुड। अब फिर हमको जो ऑल्टरनेटिंग चेंजिंग वैल्यूज है, इसका इसको मेजर करने के लिए कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। we'll have to see some other physical property, करेक्ट? गुड। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जो हम मेजर कर सकते हैं? दैट इज हीटिंग इफेक्ट। व्हाई हीटिंग इफेक्ट? हमको पता है कि अगर हमने डायरेक्ट करंट पास किया, मान लो, assume we are passing a direct current। डायरेक्ट करंट क्या होता है? वन डायरेक्शनल, मतलब यूनिडायरेक्शनल। वेरी गुड। तो मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, मान लो ये रेजिस्टेंस ही है, रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है? सम मटेरियल, उसमें से करंट पास किया, इट इज अपोजिंग करंट। गुड। तो व्हाट हैपेंस, देयर इज कोलिजन, कोलिजन लीड्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लीड्स टू हीट। मतलब मैंने अगर एक डायरेक्ट करंट पास किया तो इट विल जनरेट सम अमाउंट ऑफ हीट, एंड दिस हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, राइट? क्यों? उसके इक्वेशन में ही आता है आई स्क्वायर आर। अगर आपको नहीं पता तो वापस बताता हूं मैं आपको। डू यू नो व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय पावर? व्हाट इज पावर? वर्क अपॉन टाइम, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। बट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज पावर? V into I, right? Correct? But from Ohm's law, V is equal to IR, तो I square R या फिर V square by R बनता है, right? तो you see, power, that is work, work is heat, तो heat is I square R T, बराबर? तो heat is proportional to I square। वेरी गुड। अब डीसी करंट जो होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है। यूनी मतलब वन डायरेक्शन,
वन डायरेक्शन मतलब या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। गुड। तो हीट जनरेशन किस पे डिपेंड करता है? आई स्क्वायर पे। अब मेरे पास एक रजिस्टर है, मान लो मेरे पास एक रजिस्टर है, दिस इज रजिस्टर, मेरे पास सेम रजिस्टर है, मैंने एक बार इसमें से डीसी करंट पास किया और एक बार इसी रजिस्टर में से मैंने एसी करंट पास किया, राइट? करेक्ट। तो चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, हीट तो जनरेट होगा। ओके, बिकॉज आई वांटेड टू हैव some kind of measuring instrument that will give me measurement of alternating current, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसा टोल्ड यू कि एमीटर आपको एक फिक्स वैल्यू देता है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है अदर वे राउंड, हमने एक रजिस्टर लिया, उसमें से डीसी करंट पास किया, वो डीसी करंट करंट क्या करेगा? हीट जनरेट करेगा। फिर हमने वही रजिस्टर लिया, अब एसी करंट पास किया, एसी करंट भी हीट जनरेट करेगा, राइट? तो हम बोलेंगे दैट इफ द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन बोथ केसेस इज सेम, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के केस में और डायरेक्ट करंट के केस में हीट जनरेट सेम हुआ। एक बार क्या था? डायरेक्ट करंट था, एक बार क्या था? अल्टरनेटिंग करंट था। हमने करंट भी सेम टाइम के लिए पास किया है। क्लियर यहां तक? क्लियर है? गुड। तो ये जो वैल्यू है किसकी? स्टेडी करंट की। मतलब किसकी स्टेडी करंट? मतलब कौन सा करंट? डीसी करंट। तो वैल्यू ऑफ सच स्टेडी करंट is called as RMS value of current. क्लियर? क्यों किया? क्योंकि एसी को डायरेक्टली मेजर करना डिफिकल्ट है। तो हम बोलते हैं ठीक है, फिर जो करंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको मेजर कर लेंगे। करंट क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? हीटिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर नाउ? गुड। तो पहले एक काम करते हैं, वी विल राइट इट डाउन देन विल सी मैथमेटिकल पार्ट, तो ज्यादा समझेगा अच्छे से। गुड। तो वी नीड टू एड्रेस एग्जैक्टली व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहां से आई, क्या है, वो देख लेंगे पहले। सो व्हाट वी नो इज अ मूविंग कॉइल एमीटर, मूविंग कॉइल एमीटर और वोल्टमीटर measures the average value of current and voltage applied across it respectively. Right. Then therefore moving coil, I will say instruments, मतलब दोनों के लिए सेम वर्ड यूज कर रहा हूं, वोल्ट मीटर एमीटर के लिए। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स cannot be used to measure alternating current and voltages, okay? Hence, in order to measure these quantities, it is necessary to, hence, in order to measure these quantities, it is
necessary to make use of property, to make use of property which does not depend upon, which does not depend upon change in direction, change in direction. ओके, तो हमको ऐसा क्वांटिटी देखना है, और क्योंकि एज आई टोल्ड यू हीट जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, अगर करंट डायरेक्शन चेंज भी कर रहा होगा, what is the meaning of change in direction? The thing is, value of current is not changing, only direction is changing. Plus 1 ampere minus 1 ampere, plus 1 ampere minus 1 ampere, करेक्ट? लेकिन उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, वैसे यहाँ पे आई स्क्वायर आने की वजह से हीट जनरेटेड इज नेवर नेगेटिव। तो हम लोग ये क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, राइट? सो हीटिंग इफेक्ट does not depend on, या फिर बोल सकते हो depends on the square of current. Square of current. Heating effect depends on the square of current and hence is never negative, and hence is never negative and directional independent, and is independent of direction, independent of direction, राइट? तो इसलिए हम हीटिंग इफेक्ट यूज कर सकते हैं, ओके? Hence this effect can be used, this effect can be used to measure alternating values, okay? So let us consider an alternating current with a peak value of I0. I0, E0 ये हमेशा peak values होते हैं. So consider an alternating current with peak value I0 flowing through a resistance R, flowing through a resistance R, okay? Let us say H is the amount of heat generated in time t. Let H be the heat produced or produced in time t, right? अब ये सेम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग सेम रजिस्टर से डीसी करंट पास करके भी जनरेट कर सकते हैं, करेक्ट? सो नाउ the same amount of heat H can be produced in the same resistance
in the same resistance R in the same time t by passing a steady current of constant magnitude through it, of constant magnitude through it, right? समझे यहाँ तक? तो the value of such steady current is called as RMS value of current. The value of such steady current is called as RMS current and is given by okay, now we have to define mathematically, क्योंकि हम लोग ऐसा बार बार बोल नहीं सकते ना, कैन आई से एवरी टाइम. हाँ, तो पहले हमने हीट जनरेट किया बाय पासिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हम लोग वोल्ट मीटर एमीटर से एसी वैल्यूज मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमने करंट पास किया और हीट जनरेट हुआ. फिर हमने डीसी करंट पास किया और सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट किया. फिर जो डीसी करंट की वैल्यू है उसको बोल दिया आरएमएस वैल्यू. We cannot say this every time. We need to have something mathematical. तो mathematical कैसे करेंगे? Easy है. तो IRMS square, this is nothing but I square d theta averaged over या integrated over one complete cycle. तो हम IRMS के लिए आई स्क्वायर की वैल्यू पे इंटीग्रेट करते हैं ओवर वन कंप्लीट साइकिल. एक्चुअली दिस इज एवरेज वैल्यू, बेसिकली रूट मीन स्क्वायर है ना. तो मीन वर्ड आया मतलब ये मीन वैल्यू है, करेक्ट. अपॉन वापस से वही 0 to 2 पाई. सिर्फ हम लोगों का प्रॉब्लम ये था, हम मीन वैल्यू को वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते थे? पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ कैंसलेशन. लेकिन जब मैं स्क्वायर करता हूं तो नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव हो जाती है, राइट. इफ यू लुक हियर, दिस इज हाफ साइकिल पॉजिटिव, वोल्टेज या करंट दोनों में से कोई भी. ये हाफ है नेगेटिव. तो मैं 0 to 2 पाई पे एवरेज नहीं कर सकता क्योंकि 0 मिलेगा. लेकिन अगर मैं स्क्वायर करके एवरेज करता हूं तो 0 नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर करूंगा तो ये साइकिल पॉजिटिव हो जाएगी. स्क्वायर ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यूज. तो इसलिए हम लोग आरएमएस डिफाइन करते हैं वक्त कंप्लीट साइकिल पे डिफाइन करते हैं, करेक्ट. विच मीन्स अभी ये तो पता ही है, हमको पता नहीं है कि हमको ये पता है 0 to 2 पाई. व्हाट इज आई 0 साइन थीटा. लेकिन इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर डी थीटा, और नीचे तो आपको पता ही है थीटा ओवर 0 to 2 पाई. तो ये आपको मिलेगा. अभी एज यू नो ऑलरेडी क्या पता है हमको, आई 0 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि पीक वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है तो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगी. 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना इज नॉट दैट सिंपल. So how do you integrate sin square theta? You have to use a trigonometric identity which tells you cos square sin square theta is 1 minus cos 2 theta upon 2. जैसे cos square theta is 1 plus cos 2 theta upon 2, वैसे sin square theta is 1 minus cos 2 theta upon 2. ओके, ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड. ओके, और d theta डिवाइडेड बाय ये आएगा नीचे 2 पाई, करेक्ट. तो अभी मैथमेटिकली आई विल राइट
आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये जो 2 है ये 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लिया तो ये बन गया 4 पाई। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो अभी हम लोग दोनों टर्म्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 इंटू डी थीटा इज जस्ट डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई माइनस 0 to 2 पाई कॉस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा, करेक्ट। तो आई जीरो स्क्वायर बाय 4 पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन जस्ट थीटा, ओनली थीटा। मैं ये जो लिमिट्स है सीधा ब्रैकेट के बाहर लिखने वाला हूँ, राइट। और इफ यू वांट, आपको जैसा करना है, आपको जैसा ठीक लगे, इट इज ओके, राइट। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये कैसे आता है मैं बता देता हूं। डू यू रिमेंबर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा? साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस। सिर्फ कॉस नहीं आता, इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट which is f, which is called as f of theta, function of theta, right? तो करेक्ट। इंटीग्रेशन करते वक्त क्या करेंगे, इंटीग्रेट जब करते हो आप, इंटीग्रेशन होता है अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हटाओ, इंटीग्रेट करो, फिर इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये टर्म को उठा के इधर रखो, राइट। तो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा? साइन 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा इज 2। पक्का समझा ना, राइट? अदरवाइज आई डोंट वांट यू टू जस्ट से यस। समझा नहीं होगा तो आई कैन आस्क। गुड। नाउ पुट वैल्यूज। आई जीरो स्क्वायर बाय आई जीरो स्क्वायर बाय 4 पाई, upper limit is 2 pi minus sine of 2 into 2 pi, that is 4 pi, वैसे भी 0 होगा तो I don't care, अपॉन 2, करेक्ट। माइनस ये अपर लिमिट था, हमने पहले अपर लिमिट डाला, फिर हम लोग लोअर लिमिट डालते हैं 0। कहाँ पे लोअर लिमिट? थीटा में। फिर लोअर लिमिट कहाँ पे? यहाँ पे, ओके। तो दैट इज वाई आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ डूइंग, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो बेटर फॉर यू इज नॉट टू गेट कंफ्यूज, ऐसा अलग अलग दोनों ब्रैकेट में कर लो, तो इट विल बी लेस कंफ्यूजिंग फॉर यू। और ये एक एडवांटेज है कि मैं हाफ ऑलरेडी बाहर निकाल लेता हूँ, तो आई विल बी मोर रिलैक्स्ड। साइन ऑफ 2 into 2, दैट इज साइन ऑफ 4 पाई माइनस साइन ऑफ 0। वैसे भी वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। क्यों? क्यों क्यों बताओ क्यों? टेल मी वाई साइन 4 पाई 0, साइन 0 इज 0, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। गुड। तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग, so what I will do is, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, तो you should know that we have only this I0 square upon 4 pi into 2 pi minus 0, मतलब ये आ गया I0 square upon 2 in short, करेक्ट, राइट। तो ये था IRMS का स्क्वायर, दैट इज I0 स्क्वायर बाय 2, मतलब IRMS क्या आएगा? I0 बाय √2, स्क्वायर रूट लिया है, राइट। 1 अपॉन √2 की वैल्यू आपको ओरली याद होनी चाहिए, नहीं √2 की 1.414 है, 1 अपॉन, क्योंकि ये cos of 45 sin of 45 आता है 0.707, this is you should know,
0.707 स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये, राइट, गुड। तो ये हो गया आरएमएस की वैल्यू डिफाइंड, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। सो व्हेन द वैल्यू of current is 70.7% of peak value, that is called as RMS value of current. Is it clear up to this point? Similarly, you can also define RMS value of E. Similarly, we have ERMS is equal to E0 by root 2, which is equal to 0.707 E0. So now what I want is you to check, you to remember average value of E in half cycle was 2 by pi E0, 2 by pi E0 मतलब 0.637 E0, and RMS value over one complete cycle is E0 by root 2 मतलब 0.707 E0। ये दो चीजें, average value of E in half cycle 2 by pi E0 that is 0.637 E0 and RMS value is E0 by root 2 that is 0.707 E0. These things you will be requiring in detail, तो इसको भूलना आपके लिए is not advisable. Good. Now, if you remember, आरएमएस डिफाइन करने के लिए हमने ये बोला था, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेजेस एमीटर या वोल्टमीटर से मेजर नहीं हो सकता, हम लोग हीटिंग इफेक्ट मेजर करते हैं। हम लोग पहले एसी करंट पास करते हैं और देखते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। सेम अमाउंट ऑफ हीट हम लोग एक स्टेडी करंट पास करके भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, करेक्ट। तो यूजिंग दिस मतलब यूजिंग हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने आरएमएस वैल्यूज डिफाइन की। तो आरएमएस वैल्यू तो डिफाइन हो गई, हीटिंग इफेक्ट कहाँ कैलकुलेट किया आपने, वेयर इज हीट प्रोड्यूस्ड। तो आर नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ heat produced. So how do we find out what is the amount of heat produced? So let's say the heat generated by, of course, by an alternating current. An alternating current is a sine wave. So by an AC current is given by, how do you produce heating effect? How do you calculate? Heat is equal to, क्या था, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, I square R T बराबर आर टी। मुझे इंटीग्रेट करना है, हम लोग हीटिंग इफेक्ट कितने साइकिल में मेजर कर रहे हैं, 1, मतलब 0 से 2 पाई तक। और ये यहाँ पे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम इंटीग्रेट दो चीजों पे कर सकते हैं, या तो टाइम पे या एंगल पे। हाउ इज थीटा रिलेटेड विथ टी, how is theta related with t? I can calculate over time. I can calculate over time, or I can calculate over theta. So what is theta? Omega t, where omega is frequency of cycle, right? Good. So we can integrate either over time or we can integrate over omega t, that is theta. But by the way, in any case, ये जो है यहाँ पे करंट जो है ये टाइम पे डिपेंड करता है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। गुड, इज दिस क्लियर?
तो as I told you, what I can do here is in the next step हम क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं R तो कांस्टेंट है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, पक्का रेजिस्टेंस की वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, पक्का ना, कैसे बोल सकते हैं। सेम मैंने अगर एक सेल लिया, सेल जिस मटेरियल से बना होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इट डज नॉट वेरी विद टाइम, वो हमेशा वही रेजिस्टेंस रहता है। गुड, देन रेजिस्टेंस कैन बी टेकन आउट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। गुड, देन व्हाट वी विल डू इज, अब हमको क्योंकि इंटीग्रेट करना है 0 to 2 पाई, मतलब एंगल पे, हम लोग एंगल पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, दो चीजें कर सकते हो आप, या तो एंगल को टाइम में कन्वर्ट करो या टाइम को एंगल में कन्वर्ट करो। यहाँ पे dt और यहाँ पे 2 पाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ 2 पाई लिख रहे हो मतलब यूर इंटीग्रेटिंग ओवर थीटा, तो यहाँ पे थीटा लाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो थीटा कैसे लिखोगी, तो मैं लिखूंगा आई स्क्वायर ओमेगा टी, ये ओमेगा टी इज जस्ट फंक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे डी टी में मैं जब डी ओमेगा टी लिख रहा हूं तो ये डेरिवेटिव है, मैंने यहाँ पे ओमेगा ओमेगा एडजस्ट कर लिया। क्लियर, टेक्स्ट बुक का नोटेशन बिल्कुल नहीं समझेगा आपको अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो। ये ओमेगा टी फंक्शन है, फंक्शन, इसलिए आई डोंट वांट टू राइट इट, मुझे लिखना ही नहीं है, व्हाई शुड आई बी गेटिंग कंफ्यूज, आई डोंट वांट टू राइट इट, मेरी मर्जी, नहीं लिखना है मुझे। मुझे पता है कि आई स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एंगल, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है क्यों एंगल, क्योंकि वो वेरी हो रहा है, तो हमको पता है इट इज चेंजिंग। गुड, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट ओमेगा को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओमेगा कांस्टेंट है, राइट, इसको बाहर ले लेंगे तो मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू आर बाय ओमेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई जीरो, व्हाट इज आई इन टर्म्स ऑफ आई जीरो, नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आई, ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है क्या, नहीं, ये कौन सी वैल्यू है, ऑल्टरनेटिंग, हाँ तो फिर इसको पीक के टर्म्स में कन्वर्ट करो, क्या था आगे, साइन ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, करेक्ट, तो h इज इक्वल टू आर बाय ओमेगा इंटीग्रेशन 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 फ्रॉम 0 to 2 पाई आई जीरो स्क्वायर भी मैं निकाल सकता हूँ बाहर, क्योंकि पीक वैल्यू कांस्टेंट होती है, मैं ओमेगा टी को लिख दूंगा थीटा। गुड, अब आप इंटीग्रेट करने के लिए फ्री हो, हाँ साइन स्क्वायर ऑफ कोर्स, फिर 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2 करके इंटीग्रेट करने के लिए फ्री हो आप, करेक्ट। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट स्टेप्स उड़ा दिए, पता ही नहीं कहाँ से ओमेगा आया, कहाँ पे इंटीग्रेट हुआ, कैसे आया, नथिंग। तो इंटीग्रेशन यू कैन सॉल्व नाउ, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, और हमने अभी करके रखा था इफ यू सी, मतलब आई जीरो बाई 4 पाई को छोड़ दोगे तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, दिस पार्ट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो अल्टीमेटली इफ यू नोटिस ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद सिर्फ 2 पाई मिलता है ना, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 साइकिल इज 2 पाई, तो ये आपको मिलेगा आई जीरो स्क्वायर आर 2 पाई बाय ओमेगा, right, exactly this is the value which is given here, right, is it okay, समझना यहाँ तक, गुड। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड इज थोड़ा सा इसको खुद सॉल्व करो, राइट, सॉल्व दिस एंड आई वांट यू टू फाइंड
heat generated by yourself in terms of IRMS. Okay, so I will repeat everything tomorrow again, right from root mean square values, and then we will integrate this also completely in the next session, and we will see what are phasors in the next session.